ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक है ना आज का, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो वोल्टेज डिवाइडर बाइस है। इसी तरह की सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने चैप्टर 4 में भी की थी, लेकिन वो डीसी एनालिसिस था। अभी हम वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ वाली चीज़ें फिफ्थ में यहाँ पर उनका एसी एनालिसिस कर रहे हैं सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इनपुट है और कंपैरेटिवली हमें एम्पलीट्यूड क्या उसका मिलता है। तो प्रीवियस भी जो कुछ चैप्टर 5 में अभी तक हमने पढ़ा है, 5.5 आर्टिकल्स पढ़े हमने। तो उसके अंदर भी क्या था कि हम इनपुट का करंट और इनपुट की वोल्टेज और इनपुट की इम्पीडेंस और आउटपुट का करंट, आउटपुट की वोल्टेज और आउटपुट का इम्पीडेंस, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, और नॉर्मली हम वोल्टेज गेन के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ए वी जो हम कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। तो फॉर्मूला से लग रहा है कि हमें आउटपुट के वोल्टेजेस रिक्वायर होंगे और इनपुट के वोल्टेज रिक्वायर होंगे। फिर थोड़ा मज़ीद आपकी आसानी के लिए चीज़ों को क्लियर कर दूं कि जो आप आउटपुट की चीज़ कह रहे हैं, आउटपुट के अंदर जो वोल्टेजेस होंगे वो आउटपुट करंट इनटू आउटपुट की इम्पीडेंस होगी। और आउटपुट की जो करंट है वो क्या होता है, बेसिकली वो आईसी या मोमन जो अभी तक आपको नज़र आ रहा है, आईसी आप देख रहे होते हैं। और आईसी जो होता है वो बीटा टाइम्स आई बी है, यानी कि करंट, आउटपुट का करंट इनटू आउटपुट की इम्पीडेंस, और डिवाइडेड बाय आप जो है वो इनपुट का वोल्टेज कह देते हैं, आउटपुट का वोल्टेज ओवर इनपुट का वोल्टेज। तो वो अमूमन जो करंट्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाते हैं। आउटपुट साइड पे भी करंट आ रहा होता है बीटा टाइम्स आई बी, और इनपुट साइड पे भी करंट होता है आई बी। तो आई बी से अमूमन कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपके पास जो चीज़ बच रही होती है, अभी आपने भी देखा होगा, बाद में भी चाहिए देखिएगा, वो मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है कि न्यूमिनेटर के अंदर भी ऊपर भी कोई रेजिस्टेंस बची है, नीचे भी कोई रेजिस्टेंस बची है। तो अमूमन ये रवैया होता है। और ये क्यों है, ये भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है कि चीज़ें कैसे कैंसिल आउट हो रही हैं। तो ये पिक्चर है ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि जब टॉपिक शुरू हो जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो जाती है, तो फिर हम एक तरफ से चल पड़ते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी होती है, फिर वो रट्टा बन जाता है। ठीक है, सो हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करके मेमोराइज़ करनी भी पड़े, लेकिन विद विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो ये बेसिकली हमारा एक थीम है, क्यों हम फिर डिफरेंट चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह अब देखिएगा इनपुट साइड पे, इनपुट लेट से उसने जी इनपुट कैलकुलेट की, तो पता लग रहा है कि यार उसने इनपुट वोल्टेज में वो इंटरेस्टेड होगा, वी इज इक्वल टू आई आर उसने करना होगा। और इनपुट वोल्टेज में इसलिए इंटरेस्टेड है कि उसने गेन निकालना है, आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज करने। तो चूँकि इम्पीडेंस बीच में इन्वॉल्व होगी, तो फिर चीज़ों का पता भी होता है कि अच्छा ओके, मतलब वो ठीक कर रहा है या वो ठीक ऐसे ही करना चाहिए। तो फिर चाहे कैलकुलेशंस जितनी भी लेंथी हो, वो फील नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप समझ के चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर इनपुट की इम्पीडेंस को आप देखें, तो अभी इसको मैं अगर ना भी डिस्कस करूँ तो, क्योंकि इंटरनली आपने देखा है कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसका इक्विवेलेंट मॉडल लास्ट टाइम आपने देखा था बीटा टाइम्स, ये चीज़ जो होती है बीटा टाइम्स आर ई, और आई सी की जगह बीटा टाइम्स आई बी। और अगर आर नॉट को हम इंक्लूड करते हैं तो आर नॉट भी बीच में शामिल होगा। विदाउट आर नॉट और विद आर नॉट, ये दोनों केसेस में आगे हमारे पास चीज़ें मौजूद होंगी। सो ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में, आर वन एंड आर टू। आपको पता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय हमने किया, आर वन आर टू पैरेलल में, दोनों रेजिस्टेंसेस आपने उनको पैरेलल में सॉल्व कर लिया, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं। और आपको टोटल इनपुट की इम्पीडेंस चाहिए, जस्ट आर वन आर टू नहीं, जो कि ट्रांजिस्टर की इनपुट साइड पे बीटा आर ई होता है, या आर ई जो रेजिस्टेंस है, जो कि आपने आर डी लिया था 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई आई डी, और फर्दर आपने कहा कि वो 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई आई ई होता है। तो वो फर्दर कैलकुलेशंस के साथ जो बीटा टाइम्स आर ई आपके पास चीज़ आई थी वो भी मौजूद है। तो वोल्टेज डिवाइडर की जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसने फर्दर पैरेलल में सॉल्व होना, बीटा आर ई के साथ। तो आपके पास जो चीज़ें जो देखने को फील होंगी, इट लुक्स लाइक ये बेसिकली चीज़ हमारी होगी आर वन आर टू। ये आर वन और आर टू दोनों रेजिस्टेंस आ गई, पैरेलल में है, इनको पैरेलल में सॉल्व कर लिया। और फिर फर्दर ये दोनों किसके साथ पैरेलल में है, बीटा टाइम्स आर ई के साथ। ठीक, तो ये हमारे पास सिनेरियो था, इसको हमने कर लिया। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी हमारे लिए कोई इशू वाली बात है।
और इसी तरह जब हमने आउटपुट साइड पे देखा तो आर नॉट और आर सी, ठीक है, आर नॉट और आर सी, ये हमारे पास जो है वो दोनों चीज़ें आ रही, इनको हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, बीच में माइट भी एक आप चीज़ देख रहे हो, उसने एक कैपेसिटर लगाया हुआ आर ई के साथ, ठीक है, और अगर देखा जाए तो आर ई को कोई ख़ास बीच में इंक्लूड करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या हो रहा है? नहीं हो रहा सर। वजह क्या है? सर क्योंकि कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है हाँ, वो थोड़ी एज कम्पेयर बिल्कुल। टू आर, इस वजह से हाँ वो जी, लॉन्ग पाथ फॉलो बिल्कुल करेगा। बिल्कुल ठीक है। ये आपको सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है, कि कैपेसिटर है और कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, बहुत कम उसकी इम्पीडेंस होती है एसी एनालिसिस के अंदर, डीसी में वैसे ही ओपन हो जाता है। तो जब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो कम रेजिस्टेंस वाला आंसर आता है। जब आप सीरीज में रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला आंसर आता है। जब दो रेजिस्टर हों सीरीज के अंदर तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके करीब तर आंसर आता है, और जब आप पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो जो छोटी वैल्यू होती है उसके करीब तर आंसर आता है, ठीक, मैथमेटिकली। सो आर ई जो है वो इसके लिए एक टेक्निकल एक टर्म यूज़ होती है, आगे वो इस्तेमाल करनी शुरू करेगा, बाईपास की, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये अप्रोच लगा रहे हैं तो जो करंट है वो पाथ फॉलो करेगा, कैपेसिटर वाला जो शॉर्ट हुआ होगा, तो इस वजह से आर ई बाईपास हो जाती है। तो बाईपास की टर्म भी आगे यूज़ करेगा, यानी कि टर्म इस तरह की यूज़ करेगा अनबाईपास्ड और बाईपास्ड। तो फिर उसमें भी हम देखेंगे कि चीज़ों को हमने कैसे करना है, वो इससे नेक्स्ट टॉपिक में भी देखेंगे। तो यहाँ पे ज़हन में एक ही एम्बिग्विटी आ सकती थी कि आर ई शामिल नहीं है इस सर्किट के अंदर कहीं ना, तो वो हमने डिस्कस किया कि क्यों शामिल नहीं है। आउटपुट इम्पीडेंस हमने डिस्कस किया कि आर सी और आर नॉट पैरेलल में, और अगेन अगर आर नॉट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो तो फिर क्या सिनेरियो होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल में कैसे आई होती है। मोमन लिखा होता है कि आर नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अमूमन ये चीज़ लिखी होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही। तो अमूमन जो अभी तक जो एनालिसिस हमने किया, और अगर आर नॉट की कोई वैल्यू गिवन, लेट से 50 किलो होम या समथिंग कोई भी कोई वैल्यू है, तो वो अमूमन फिर जो है वो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो फिर हम दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं, और अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में मोस्टली जब इन्फिनिटी मेंशन हो आर नॉट के साथ, उसका मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जाया जा सकता है, और जब आर नॉट के साथ इन्फिनिटी मेंशन नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि ये कंडीशन जो है वो हार्डली फुलफिल नहीं हो रही। तो ये आप एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे तो ये मेरे वाली बात आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, हमने पहले भी किए भी हैं। सो जी नॉट जो है वो, और हमने देखा भी था कि थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता है टू सम एक्सटेंट वोल्टेज गेन के अंदर या रेजिस्टेंसेस के अंदर। तो ये तो खैर बड़ा इजी है। आउटपुट वोल्टेज, क्यों आउटपुट वोल्टेज में इंटरेस्टेड है, बात बेसिकली यहाँ से चलती है, आउटपुट और इनपुट से गेन आपने निकालना होता है। सो जब इनपुट को कैलकुलेट करना वी इनपुट, तो उसमें इनपुट साइड वाली चीज़ें चाहिए, आउटपुट को कैलकुलेट करना आउटपुट वाली साइड वाली चीज़ें चाहिए, तो ये चीज़ें सारी हमें रिक्वायर होती हैं। जब आपने वी नॉट की बात की आउटपुट वोल्टेज की, तो आउटपुट वोल्टेज होगा आउटपुट का करंट और आउटपुट की इम्पीडेंस। तो आउटपुट का करंट क्या है? आई सी। तो आई सी क्या होता है? बीटा टाइम्स आई बी। और आर सी, अब आउटपुट की जो इम्पीडेंस है वो क्या है? जी नॉट, जी आउट। तो वो आर सी और आर नॉट का पैरेलल है, उसको आपने लिख लिया। तो आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज से जो है वो आप डिवाइड कर दें। तो जब आप आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के साथ डिवाइड करेंगे, फर्दर जो आपके पास आई बी है, आई बी वो क्या चीज़ है? आई बी को फर्दर आपने इंक्लूड किया, और आई बी मेरे पास क्या होता है? बेस का करंट है, इनपुट का करंट है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा कि इनपुट का वोल्टेज और इनपुट की रेजिस्टेंस। तो वी इनपुट ओवर बीटा आर ई।
अब इसमें ये भी कोई कह सकता है कि इसमें सर R1 और R2 इंक्लूडेड नहीं है, ये जो IB वगैरह आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये बीटा RE के साथ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो जो R1 और R2 लगा हुआ वो बेस से पहले पहले बेस के साथ कनेक्टेड है। ये टिपिकली आप इंटरनली बात कर रहे हैं कि जो चीज़ बेस में इंक्लूड हो रही। तो IB जो है वो इनपुट का वोल्टेज और डिवाइडेड बाय जो इंटरनल आप प्योरली एक ट्रांजिस्टर की जो इनपुट इम्पीडेंस जो होती दैट इज बीटा RE। तो ये IB की वैल्यू अब यहाँ पर प्लग इन कर देंगे और वैल्यू प्लग इन करने के बाद जब आप इस V नॉट को V इनपुट से डिवाइड करेंगे तो ये V इनपुट जो है वो इस V इनपुट से कट जाएगा नीचे वाले से। तो इवेंचुअली आपके पास रेजिस्टेंस की फॉर्म में चीज़ें बचेंगी। तो ये मैंने लेक्चर के आगाज़ में भी आपको बताया था कैसे ऐसे हमने चलना और ऐसे ऐसे हम करते हैं। ठीक, दो तीन कॉन्फ़िगरेशंस पहले भी हमने किए हैं। तो अब अगर ये RC और R नॉट ये अगर कंडीशन अगर हम अप्रॉक्सीमेशन करना चाहें कि एक वैल्यू बहुत छोटी और एक वैल्यू बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल RC की जो वैल्यू है वो स्मॉल है और R नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, फिर ये अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू RC के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें क्लियर है कि थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो जो छोटी रेजिस्टेंस होती है उसके इक्वल आंसर उसके करीब करीब आंसर आ रहा होता है, और जब सीरीज में सॉल्व करते हैं तो जो काफ़ी दोनों की निस्बत दोनों रेजिस्टेंस को अगर ऐड अप कर रहे हैं तो जो काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी उसके करीब करीब आंसर आ रहा है। और एक और भी चीज़ होती है, ये आज इसको दूसरा तीसरा दिन है जहाँ पर इस तरह के कोई टर्म आए आप अपने जाके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया करें, ना कि 3-4 दिन पुराना आप कॉन्सेप्ट लेके फिरे हों। फॉर एग्जांपल पहले दिन कमेंट किया उस दिन भी नहीं पता था, ना उसको जाके कोई स्टडी किया सर्च आउट किया, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में बताया उस दिन भी जाके स्टडी नहीं किया। तो चीज़ का ना आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हाँ, चीज़ नहीं आती, पता भी लग गया नहीं आती और फिर डेट बन के बैठे रहना वो इशू क्रिएट करता है। क्योंकि लेट्स से ये टर्म है मैं बड़ी कॉमन यूज़ करता हूँ क्योंकि साफ ज़रा रेजिस्टेंस ये इलेक्ट्रिक सर्किट दूसरे दूसरे सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट है। तो अगर सो फॉर क्लियर नहीं भी है तो कोई इशू वाली बात नहीं, हम हमें उसको तब क्लियर कर लेना चाहिए जब होश आ जाए। लेकिन ये है कि जो चीज़ जहाँ पर हो उसको जितना जल्दी क्लियर हो जाए बेहतर है। ओके जी, सो आपके पास ये फॉर्मूला है, ये आपने यूज़ करना है और माइनस साइन आपको बता रहा होगा कि 180 डिग्री का आपके पास फेज शिफ्ट है। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें थोड़ा सा कि ये आर नॉट इन्फिनिटी जो लिखा हुआ है और आर नॉट जो 50 किलो ओम लिखा हुआ है इससे क्या मुराद है उसका, उसको थोड़ा ज़हन नशीन करने की कोशिश करें फिर डिस्कस करते हैं। तो ये वो चीज़ है आर नॉट इन्फिनिटी वाली कि जब आर नॉट बहुत ज़्यादा होता है या बार नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा, आप अप्रॉक्सीमेशन अगर कोई करना चाहें जो ऊपर डिस्कस हुई है यानी कि ये वाली, तो आप कर सकते हैं। और इसमें ये है कि द पैरामीटर पार्ट बी थ्रू टी फॉर नॉट इज इक्वल टू 50 किलो ओम। तो अब इसमें आर नॉट की वैल्यू 50 किलो ओम उसने बता दिया, तो ये 10 टाइम्स आर सी से अमूमन ज़्यादा भी नहीं होगी क्योंकि 6 के साथ जब आप 6.8 के साथ जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कम रह जाएगी। तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन नहीं मुमकिन, उसके अंदर पॉसिबल है। तो वो बिहेवियर भी आपको नज़र आ रहा है कि न्यूमेरिकल में कैसे चीज़ की हुई है। ओके जी, आपसे कहते हैं कि आर ई फाइंड आउट करते हैं जी इनपुट और जी आउटपुट वगैरह। तो अब आपके पास ये अब वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन अगर अप्रॉक्सीमेट यूज़ करना है तो ये वो कल बात थी जो कि मैं आपसे पूछ रहा था, बीटा आर ई ग्रेटर देन 10 टाइम्स आर टू ना। तो अगर तो ये फुलफिल होती है दैट इज सेटिस्फाइड, तो हमने ये चौथे चैप्टर में पढ़ा कि फिर हम अप्रॉक्सीमेट अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें एग्जैक्ट अप्रोच से आंसर निकालना पड़ेगा। सो
अब ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो इतना सारा काम कर रहा है, ये बेसिकली डीसी एनालिसिस होता है, क्योंकि आपको आरई वगैरह और इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। सो ये प्रीवियस है, ये जितना हाईलाइट कर दिया, ये सारा डीसी एनालिसिस हो रहा है। वीबी आपने कैलकुलेट कर लिया, और फिर वीई कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने आईई कैलकुलेट कर लिया, और इवेंचुअली आपने आरई, जो कि इक्विवेलेंट मॉडल के अंदर रेजिस्टेंस आप यूज़ करें, डायोड की जगह वीबी की जगह 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई आईई। और चूँकि आईई जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और आईई डेफिनेट सी बात है आप डीसी एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट ही करेंगे। जब आईई करना है तो वीई करना है, जब वीई चाहिए तो वीबी चाहिए। तो ये बेसिकली सारी इंटरलिंक्ड चीज़ें थी। तो ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड चीज़ें थी जो कि ज़रूरी थी। ओके जी, फिर वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन आपने ऊपर देखा कि पहले R1 R2 को पैरेलल में सॉल्व कर लें, और फिर इनको पैरेलल में बीटा RE के साथ सॉल्व कर लें। वो हमने कर लिया ताकि इनपुट की इम्पीडेंस आ जाए। और आउटपुट की जो इम्पीडेंस है, ये देखें, आउटपुट की इम्पीडेंस में उसने एक चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें उसने RC और R0 को पैरेलल में नहीं लिया। इसको RC और R0, वैसे अमूमन फार्मूला में ये चीज़ होती ना, एक और चीज़ हाईलाइट करूँ, क्योंकि RC और R0 पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो उसने Z0 इज इक्वल टू RC वैसे ही लिखा हुआ, वजह क्या है, कोई आइडिया? तो वो और कोई कैपेसिटर या इम्पीडेंस ऐड नहीं है ना, इसलिए सिर्फ रजिस्टर, तो वो इम्पीडेंस टोटल इम्पीडेंस वही थी। ऐसी बात नहीं है। उसकी वैल्यू इक्वल होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Z0 और में वो उसने, इन्फिनिटी कंस्ट्रक्ट की है। बस आ गए जवाब, एक मिनट ज़रा। पार्ट सी के अंदर उसने बताया हुआ है कि R0 इन्फिनिटी है। तो जब आर एक वैल्यू बहुत बड़ी है और उसके पैरेलल में एक बहुत छोटी वैल्यू, तो आपको बताया कि आंसर कंपैरेटिवली स्मॉल जो वैल्यू है उसके करीब ही आएगा। तो जब R0 और RC को पैरेलल में सॉल्व करेगा तो आंसर RC ही आएगा। वजह ये है कि R0 इन्फिनिटी है, तो इस वजह से पैरेलल उसने सॉल्व नहीं किया, उसने डायरेक्ट लिखा हुआ Z0 इज इक्वल टू RC, और दैट इज 6.8 किलो ओम। इसी तरह फिर उसको वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है, तो वोल्टेज गेन माइनस RC ओवर R0। अगेन उसने वोल्टेज गेन के अंदर भी RC और R0 को पैरेलल में सॉल्व नहीं किया, RC लिखा हुआ है, वजह वही है, R0 इन्फिनिटी है। पैरेलल में सॉल्व करेंगे, आंसर RC के करीब ही आना है। ओके जी। अब वो कहता है कि आप पार्ट ई के अंदर, फिर उसने उसको कहा था कि आप R0 जो है वो इन्फिनिटी नहीं है, वो 50 किलो ओम उसकी वैल्यू है, तो अब उसके साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जी इनपुट तो वही रहेगा क्योंकि उसके साथ कोई लिंक नहीं है R0 का। जब आप आउटपुट इम्पीडेंस को फाइंड आउट करने लगे तो आपने कहा कि जी दोनों पैरेलल में होती हैं, और प्रॉपर पैरेलल में आपने सॉल्व किया, तो आंसर 5.98 आया, जबकि वैसे आपके पास 6.8 आ रहा था। 6.8 आपके पास आंसर है वैसे। फिर आपने वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया, तो उसमें भी प्रॉपर आपने पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि R0 इन्फिनिटी नहीं है, या R0 उस कंडीशन को 10 टाइम्स RC वाली को फुलफिल नहीं कर रहा। तो अभी आंसर आया -324, पहले 368 आ रहा था, ठीक है। There was a measurable difference in the results of Z0 and AV। इशू क्या है कि ये आपके पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, एक में आपने अप्रॉक्सीमेट करके किया और दूसरे में डिफरेंस है, तो आंसर्स के अंदर फ़र्क आया। तो सब में यही अप्रोच ही है जो कि यूज़ करें। और इसके लेक्चर के जो स्टार्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे कि हम के कौन सी चीज़ों को लेके चलते हैं, और फिर देखा कि उन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे थे। तो ये हर कॉन्फ़िगरेशन में आपके ज़हन में ये चीज़ें होनी चाहिए, उससे कॉन्फ़िगरेशन या क्वेश्चंस को करना जो है ना वो काफ़ी ईजी रहेगा। अच्छा, पहले भी हमने ये मीटर कॉन्फ़िगरेशन की है, लेकिन मीटर के अंदर एक वर्ड था फिक्स्ड बायस का, यानी कि जो मीटर की लेग थी उसके साथ रेजिस्टेंस नहीं थी। इसी चैप्टर के अंदर, 5वें चैप्टर के अंदर ही, इसी एनालिसिस के अंदर ही, वोल्टेज डिवाइडर से पहले
हमने कॉन्फ़िगरेशन की और उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जो RE था, ठीक है, इसके साथ कोई भी बल्कि ये RE मौजूद ही नहीं था फिक्स्ड के अंदर। मीटर उसमें भी कॉमन था, उसका नाम था कॉमन मीटर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। ये सिंपल है, कॉमन मीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन, फिक्सिंग नहीं है यहाँ पे, RE एक रजिस्टर मौजूद है। तो इसको देख लेते हैं। हेडिंग को अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है अनबाईपास्ड की, ठीक है। ये जो अनबाईपास्ड है, ये इस वजह से उसने अनबाईपास्ड लिखा हुआ है कि आपके साथ जो RE है उसके साथ कोई कैपेसिटर यूज नहीं कर रहा, और कैपेसिटर यूज ना करने की वजह से RE जो है उसका रोल बीच में मौजूद रहेगा, तो इसको वो कह रहा है अनबाईपास्ड। और अगर वो कैपेसिटर लगा देता है और सर्किट को बाईपास के तौर पे, फिर डेफिनेट सी बात है सर्किट सामने आएगा बाईपास्ड सर्किट। तो अगर वो सर्किट को कहता है कि वो बाईपास्ड है, तो बाईपास्ड के अंदर RE मौजूद नहीं होगा, और ये टॉपिक बन जाएगा पुराना ही टॉपिक जो हमने पहले किया है, जो हमने पीछे टॉपिक डिस्कस किया था, ये वही टॉपिक बन जाएगा। कॉमन मीटर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन था, आर्टिकल 5.5, ठीक है। और थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें पिक्चर थी, फिगर 5.22 थी शायद, ठीक है। सो ये पुराने वाला टॉपिक ही बन जाएगा, आगे वो ये वर्ड यूज भी करेगा, ठीक है। अब इसको देखें, जस्ट अ सेकंड में। ओके इसमें अगर आप देखें तो अब इसको डेफिनेट सी बात है, देख लेते हैं कि जो पूरा आपके पास ट्रांजिस्टर है उसका इक्विवेलेंट आपने सर्किट ये लगा दिया। तो अब अगर आप देखें तो थोड़ा सा नेचर उसकी ज़रा डिफरेंट सी लग रही है। RB भी मौजूद है, बेस की जो रेजिस्टेंस होती है मौजूद है, बीटा RE भी मौजूद है, और RE भी मौजूद है। ये तीनों चीज़ें उसको इनपुट साइड से नज़र आ रही होंगी, हमारे भी ज़हन में थोड़ा बहुत आ रहा है। फिर आप देखें कि आउटपुट साइड के अंदर R0 जो है वो मौजूद नहीं है। फिलहाल जो उसने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है उसके अंदर उसने R0 को इंक्लूड नहीं किया। मेंशन भी यहाँ पर करता है कि R0 जो है वो बीच में इंक्लूड जो है वो नहीं है, ठीक है। अब हमने आगे जाके ये डिस्कस करना है कि इंक्लूड हो तो क्या इशू होता है, और इंक्लूड ना हो तो क्या उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसने कहा भी है, बट नॉट द एब्सेंस ऑफ जो है वो रेजिस्टेंस और नॉट द इफेक्ट ऑफ आर नॉट इज टू मेक द एनालिसिस ग्रेट डील मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब यानी कि अगर आर नॉट लेके आ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कैलकुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, और इसमें ठीक ठाक इंक्रीज करती हैं। वो अभी मैं जब डेरिवेशन बुक के स्कोप में नहीं है, ठीक है, वो ना बुक में हुई है, लेकिन वैसे मैं आपको ड्राइव करके बताना क्या थोड़ा दिखाई देते हैं कि ये अगर आप देखें ना, ये ZB, ये देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्स ही आपके पास चीज़ें आ रही हैं। ये फिगर अगर 5.25 पे देखें अगर आप,
ये आर नॉट के इफेक्ट को उसने बीच में इंक्लूड किया हुआ। तो यानी कितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपने नहीं देखी हो अभी तक सो फॉर, जो कि यानी कि जो हम डिस्कस करें। ठीक है, बताया भी उसने हुआ है कि ये जो डेरिवेशन है इसकी, ये इस बुक के स्कोप में नहीं है, रीडर अगर खुद से इसको करना चाहे तो कर सकता है। सो एनी हाउ जो वहाँ पर उसने बात की थी कि आर नॉट के साथ अगर चीज़ों को करें तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो अभी उसने फिल वक्त आर नॉट को बीच में इंक्लूड नहीं किया। चलें, ये जो इसका इक्विवेलेंट मॉडल है इसको अब देखते हैं, सिनेरियो को डिस्कस करने का। अच्छा, अगर मैं इस पे अभी कमेंट करूं तो मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये जो बीटा आर ई है और जो आर ई है ये आपस में सीरीज में, बीटा आर ई और आर ई ये आपस में सीरीज में, इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आर बी के पैरेलल में होगा। ये इनपुट साइड पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, तीन चीज़ें नज़र आई हैं, बीटा आर ई और आर ई, ऐसा फील हो रहा है कि इनको सीरीज में सॉल्व कर लें और फिर आर बी के साथ उसको पैरेलल में सॉल्व कर लें। और आउटपुट साइड से अगर देखें तो वो माइट भी आपको आर सी ही जस्ट फील हो रहा। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे फील हो रही हैं सॉल्व करने से पहले भी। अब देखते हैं सॉल्व क्या किया हुआ, क्या सिनेरियो है। तो जो इनपुट का वोल्टेज है इनपुट साइड पे, बेस वाली साइड पे, उसके अंदर क्या है, आई बी बीटा टाइम्स आर ई। ये बेसिकली क्या है कि इनपुट का करंट और इनपुट की रेजिस्टेंस जो कि बेस के पॉइंट पे थी, प्लस मीटर का करंट और मीटर की रेजिस्टेंस। क्योंकि इस दफ़ा जो मीटर की लेग है वो ग्राउंडेड नहीं है फुली, वो ग्राउंडेड है वाया रजिस्टर। तो वोल्टेज जो ड्रॉप है वी ई वो यहाँ पे मेंशन होगा। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई ई की जगह जो है वो बीटा टाइम्स आई बी आ रहा है, क्योंकि आई अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आई सी, और आई सी बीटा टाइम्स आई बी या बीटा प्लस वन टाइम्स आई बी, ये चीज़ होगी। फिर जब आपने इनपुट साइड पे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया या इम्पीडेंस को कैलकुलेट किया, सो दैट इज़ इनपुट वोल्टेज ओवर इनपुट करंट। जब आप उस चीज़ को सॉल्व करेंगे और वी इनपुट को जब आप डिवाइड करेंगे इनपुट करंट के साथ, तो आई बी की टर्म बीच में से ख़त्म हो जाएगी। ये आपके पास चीज़ आ रही है रेजिस्टेंस की। और बीटा आर ई प्लस वन आर ई, सो ये लिखा भी हो द रिजल्ट एज डिस्प्लेड इन फिगर 5.31, ये आपके पास फिगर है, reveals that the input impedance of a transistor with an unbypassed RE, क्योंकि कैपेसिटर वाला जो रोल है वो बीच में प्ले नहीं किया, कैपेसिटर की वजह से जो शॉर्ट सर्किट होना था और इजी पाथ फॉलो होना था और बाईपास होना था आर ई ने, वो हमने नहीं किया, वो इसलिए वर्ड है अनबाईपास्ड का। तो ये वो वर्ड था जो कि मैंने पिछली कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया कि ये वर्ड आगे आना है। ओके जी, तो ये हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस आ गई। क्यों चाहिए आउटपुट ओवर इनपुट, जब वोल्टेजेस वगैरह करना है तो उसमें हमें ये चीज़ें इंक्लूड होती। और हमें ये पता है कि बीटा चूँकि वो 1 से काफ़ी बड़ा होता है, तो लिहाजा हम बीटा सिंपली यूज़ कर सकते हैं कि बीटा आर ई प्लस बीटा आर ई। सो वो हमने लिख लिया, क्योंकि बीटा प्लस वन या बीटा एक ही चीज़ है, आपको पता, अप्रॉक्सीमेट का टर्म यूज़ करके कर लेते हैं। अब जो अमूमी जो एनालिसिस है या जो अमूमी जो रवैया होता है कि आर ई इज़ यूजली ग्रेटर दैन आर ई, जो इक्विवेलेंट वाली आर ई है स्मॉल वाली, उससे आर ई जो होता है, जो मीटर की रेजिस्टेंस है, वो नॉर्मली बड़ी वैल्यू होती है। सो अब देखना ये है कि एक रेजिस्टेंस छोटी है और एक बड़ी है, और दोनों जो मौजूद हैं वो आपस में सीरीज में मौजूद हैं। आर ई बीटा टाइम्स आर ई और मीटर वाली जो रेजिस्टेंस हैं वो दोनों सीरीज में मौजूद होती हैं। ये देखें, ये आर ई और ये आर ई दोनों सीरीज में मौजूद है, इस वक्त पैरेलल में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा एनालिसिस थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज के अंदर जब आप एडिशन कर रहे थे तो बड़ी वाली जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू आ रही होती है, तो दोनों में से बड़ी आर ई छोटी है, आर ई जो कैप्स में वो बड़ी, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा।
और अगर ये पैरेलल में होते तो छोटे वाला आंसर आ जाता है, और अगर सीरीज में हो तो बड़े वाला आंसर आ जाता है। सो ये अप्रोक्सीमेशन के साथ आपके पास बेस की रेजिस्टेंस आई है। अब ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, ये जी बी है, ये जी इनपुट की तरफ नहीं है, ये जस्ट बेस की तरफ है। तो इसके साथ आर बी पैरेलल होगी, आर बी पैरेलल विद द ये जी बी, दो सीरीज में रेजिस्टेंस आपने ऐड कर ली, तीसरी आर बी उसके पैरेलल में हो रही थी। तो अब मिला के टोटल आपके पास जेड इनपुट बचेगी। तो ये मैंने इधर आने से पहले भी आपको कहा था कि टोटल 3 रेजिस्टेंस है, बीटा आर ई, और जो आर ई था वो सीरीज में था और आर बी उसके साथ पैरेलल में था। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बीटा आर ई और आर ई ये आपस में सीरीज में, इसको उसने जी बी का नाम दिया। हमारा जी बी से ताल्लुक नहीं, हमारा ओवरऑल टोटल इनपुट इम्पीडेंस से ताल्लुक है। तो ये जी बी फर्दर पैरेलल है विद आर बी, तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ आ गई। और आर नॉट को आपने इंक्लूड नहीं किया हुआ बीच में, सो जी नॉट इज इक्वल टू आर सी। आउटपुट साइड पे ए की रेजिस्टेंस थी आर सी, तो वो यहाँ पर आ गई है। अब अगेन फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, चीज़ें वही पुरानी हैं। आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट रेजिस्टेंस आर सी है, उसने वो साथ में मेंशन कर दिया। आई नॉट जो है आउटपुट करंट है, आई सी होता है, बीटा टाइम्स आई बी हो जाएगा। अब आई बी जो होता है वो इनपुट की वोल्टेज और जो बेस वाली साइड है उसकी इम्पीडेंस। ये आप आई बी की जगह प्लग इन कर देंगे, ये अपनी आई बी की जगह वैल्यू प्लग इन की हुई है। और ये जो आउटपुट का आंसर आया सारा, इस आउटपुट के आंसर से इनपुट का जो वोल्टेज है उसको डिवाइड कर दें। तो ये जो वी इनपुट और ये वी इनपुट ये आपस में कट जाएंगे, ये आपके पास रिड्यूस्ड फॉर्म में आ रहा है, बीटा आर सी ओवर जी बी। अब फर्दर क्या है कि जो जी बी है, जो बेस की रेजिस्टेंस है, इसकी जगह आपको वैल्यू प्लग इन करनी है, क्योंकि जी बी तो फर्दर बीटा आ रही और बड़े वाला जो आ रही है मीटर की रेजिस्टेंस उसका कम्बिनेशन है। सो आप जी बी की जगह वैल्यू सब्सिट्यूट करें, जो कि ऊपर आपने फाइंड आउट की थी इससे भी पहले। ये वाली जो वैल्यू है वो आप सब्सिट्यूट करें, तो फिर आपके पास ये जो इक्वेशन बचेगी, जी बी की जब वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला बीटा इसके बीटा से कट जाएगा, तो ये आपके पास चीज़ आ रही है आर सी ओवर आर ई प्लस आर ई। और अगर आप अप्रॉक्सीमेशन कर दें, अप्रॉक्सीमेशन क्या करनी है, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस जो होती हैं डिनोमिनेटर वाली ये सीरीज़ के अंदर है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आर ई जो है वो वैल्यू कम हो और आर ई जो अमीटर वाली है उसकी अगर वैल्यू ज़्यादा हो, और जो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर आर ई आ रहा होता है स्मॉल, उसकी वैल्यू अगर कम हो, तो ये बीटा आर ई से जाहिर हो रहा होगा। तो आप वैल्यू प्लग इन करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ रहा होगा माइनस आर सी ओवर आर नॉट। ये है अप्रॉक्सीमेशन के साथ, और विदाउट अप्रॉक्सीमेशन ये चीज़। ठीक है, तो ये थे। इसमें रिजल्ट्स वगैरह में लाने में किसी को कोई इशू वगैरह हो कोई? ये भी जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इसमें किसी को कोई इशू हो कि कौन सी वैल्यू किधर से आ गई है? अच्छा, ये जो इफेक्ट ऑफ आर नॉट है, ये मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये उसने लिखा हुआ था, डेरिवेशन ऑफ ईच इक्वेशन इज बियॉन्ड द नीड्स ऑफ दिस टेक्स्ट एंड इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर द रीडर। सो इसको यहाँ पे ड्राइव नहीं कर रहा, सी ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग इट टू द डेप्थ के हाउ इट्स कमिंग, हम भी जस्ट उसको वैसे ही एनालाइज करें। तो इफेक्ट ऑफ आर नॉट जो उसने लिखा हुआ, उसने कहा कि अगर आर नॉट को भी बीच में शामिल करें तो जी बी का कुछ इस तरह से आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। और उसके अंदर फर्दर उसकी कुछ अप्रॉक्सीमेशंस हैं कि अगर ये अप्रॉक्सीमेशन हो जाती कि अगर आर नॉट बहुत बड़ी हो, ठीक है, और किस किस से बड़ी हो, 10 टाइम्स आर सी प्लस आर ई, क्योंकि अब आपके साथ अगर देखेंगे ना तो बेस वाली साइड से भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और मीटर वाली साइड से भी, कलेक्टर वाली साइड से भी। अब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सो क्योंकि आर ई बीच में रह रहा है ना, आर ई हर तरफ आ रहा है, तो
अगर ये वाली अप्रॉक्सीमेशन आप यूज़ कर लेते हैं कि आर नॉट की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो रिजल्ट वही आ जाता है जो कि अभी पहले आपने अभी जो हमने डिस्कस किया। अगर ये देखें ना, हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ आर नॉट, हमने ये इक्वेशन अभी ड्राइव की है, ये इक्वेशन 5.26 हमने ड्राइव किया विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ कि ये क्या चीज़ें और क्या नहीं है। हमने ये बीटा आर ई प्लस आर ई ये हमने अभी ऊपर ड्राइव की इक्वेशन, तो हम उसको एज इट इज़ ही यूज़ करें। तो अगर आर नॉट का इफेक्ट बीच में इंक्लूड करता है और ये चीज़ होती है, तो फिर हम ये वाली चीज़ इक्वेशन लगा लेंगे। और अगर आर नॉट का इफेक्ट यूज़ करता है और ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं करता, तो फिर हम ये 5.25 बड़े वाली जो वैल्यू है वो उसको यूज़ कर लेंगे। इसी तरह उसने जी नॉट को कैलकुलेट किया हुआ है, तो जी नॉट को भी जब कैलकुलेट करता है, तो फर्दर जब चीज़ें उसकी आगे कंटिन्यू होती हैं, सो उसने लिखा हुआ जी नॉट अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आर सी। और ये हमने भी अभी बात की थी कि जी नॉट अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आर सी। ठीक है, इसीलिए हम आर नॉट के फैक्ट में अभी को फिलहाल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वही चीज़ें कंसिडर किए बगैर भी हमारे पास आ रही। तो इसके अंदर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं बीटा टाइम्स आर सी ओवर जी बी। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आ रही। अगेन ये सारी चीज़ें हम अनबाईपास्ड के अंदर वही टॉपिक जा रहा है उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आर नॉट के सेंस में दो टॉपिक बनते होते हैं कि आर नॉट को इंक्लूड करके और विदाउट द इफेक्ट ऑफ आर नॉट और विद द इफेक्ट ऑफ आर नॉट। अच्छा जी, तो इसमें अब एक चीज़ आ रही है बाईपास्ट का, ये वर्ड आया, पहले अनबाईपास्ट का आपको बताया था, अब बाईपास्ट का बता देते हैं। बाईपास्ट में क्या है कि इफ आर इज बाईपास्ट बाय एन एमिटर कैपेसिटर सी ई, द कंप्लीट आर इक्विवेलेंट मॉडल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड रिजल्टिंग इन द सेम इक्विवेलेंट नेटवर्क एज फिगर 5.22। ये जो मैंने आपको बताया था कि अगर आर ई के साथ कैपेसिटर लगा दो तो ये पुराना टॉपिक बन जाएगा, जो कि हमने 5.5 आर्टिकल कॉमन एमिटर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 5.22 के अंदर पड़ा। सो उससे आगे लिखता है इक्वेशन 5.5 टू 5.10 आर देयरफॉर एप्लीकेबल। जब सर्किट वो बन गया तो इक्वेशंस भी उसी की लगनी है। तो देख भी लेते हैं कि 5.22 आपके पास सिनेरियोस का क्या फिगर है। ये देखिए कॉमन एमिटर फिक्स्ड बायस है, ये आर्टिकल था, ये इक्वेशन ये 5.21। ठीक है, क्या है, अमीटर जो है वो ग्राउंडेड है डायरेक्टली। जब आपने भी कैपेसिटर लगा दिया आर ई के साथ, तो आर ई भी स्मॉल रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा जो कि शॉर्ट होगी, जो कि कैपेसिटर होगा। लिहाजा आपके पास ये सर्किट बन जाएगा 5.20 5.21 और इसी के फर्दर आगे 5.22 ये सर्किट बना। अब आप इसमें देखिए, इसमें आर ई बीच में नहीं है, आर ई का रो रही है, तो वो कहता है कि ये एक फिगर 5.22 बन जाएगी और आपकी इक्वेशन जो है 5.5 से लेके 5.10 तक, यानी कि उसके बाद करने का मकसद ये है कि फार्मूलाज ये पुराने टॉपिक के लगेंगे, ये फार्मूलाज ये लगेंगे, क्योंकि साफ जाहिर है जब सर्किट डायग्राम ये बन गई है तो फार्मूलाज भी इसी के लगने, तो ये उसकी बात का मकसद है। तो लिहाजा हमने क्या चीज़ ये नशीन रखनी है कि जब अनबाईपास्ड हो तो उसको समझें कि ओरिजिनल सर्किट है, और जब बाईपास्ड हो यानी कि कैपेसिटर लगा हो और बाईपास का वर्ड हो तो उसका मतलब है कि अमीटर वाली जो लैग है, सॉरी अमीटर वाली जो रेजिस्टेंस है वो बाईपास हो रही, इट फील्स लाइक कि वो डायरेक्टली ग्राउंडेड है। तो ये बीच में फ़र्क है वर्ड बाईपास पे और अनबाईपास पे। अब ये उसने न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया उसके अगर वर्डिंग देखे तो उसने लिखा हुआ है नीचे के ये देखें, ये कैपेसिटर लगाया एज इट इज प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इट फील्स लाइक एरो लगा हुआ, ऐसे लग भी रहा है कि जैसे लगा हुआ, फील हो रहा हो आपको कि नहीं भी लगा हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 5.32 विदाउट सीई, यानी कि जो अमीटर की लेग के ऊपर कैपेसिटर होता है उसको इंक्लूड नहीं करना, विदाउट कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, और सर्किट के साथ क्या लिखा हुआ, अनबाईपास्ड का वर्ड लिखा हुआ, अनबाईपास। तो अनबाईपास का क्या मतलब है कि ये जो प्रॉपर ऊपर टॉपिक डिस्कस किया वो वाला टॉपिक है, और अगर इसकी जगह वर्ड बाईपास हो जाता तो फिर ये जो अभी हम मैंने पीछे जाके पिछला टॉपिक आपको बताया इसने वो वाला टॉपिक बन जाना था। तो आप इसके अंदर देखें कि उसने जी बी की जगह वही फॉर्मूला लगाया हुआ जो कि हमने
कहा था कि आर ई और आप दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर उसने तीसरी जो रेजिस्टेंस पैरेलल में थी वही फार्मूला लगाया हुआ, जी नॉट इज इक्वल टू आर सी, उसी तरह अप्रॉक्सीमेट किया विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ आर नॉट। और जो वोल्टेज गेन है उसका फॉर्मूला बीटा आर सी ओवर जी बी। ठीक है, अब इसने कहा रिपीट द एनालिसिस ऑफ एग्जांपल 5.3 विद सी इन प्लेस लगा हुआ। तो ये कौन सा फिर सर्किट बन जाएगा, ये फिगर 5.22 बन जाएगी, आर्टिकल 5.5 बन जाएगा, जो भी पिछला टॉपिक आपको बताया था, तो उसके मुताबिक ये सारा सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए उसने शॉर्ट फॉर्म में किया हुआ। तो ये सारे का सारा देखें ना, आर इज शॉर्टेड आउट बाय सी इन द सी एनालिसिस, तो पुराना टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क था बाईपास्ड और अनबाईपास्ड का, आपने वर्डिंग के साथ भी उसको देख लिया। ये फार्मूला भी किसका लगा हुआ, ये फार्मूला भी उसका लगा हुआ, क्योंकि ऊपर उसने कहा था कि अगर बाईपास हो जाता है तो इक्वेशन 5.1 से लेके इक्वेशन 5.10, अगेन हमने रटा नहीं लगाना कि 5.1 से लेके 5.10, हमने सिंपली ये देखना है कि आर ई जो मीटर की रेजिस्टेंस है वो अब मौजूद नहीं है, तो अब सर्किट कैसा बनता है हमने उसको बना के देख लेना है कि कैसे चीज़ें होती हैं। ये भी इसी तरह के विद सी अनकनेक्टेड, सी जो है वो कनेक्टेड नहीं है, इनके क्या है अनबाईपास्ड सिनेरियो है। ये देखें ना, सी कनेक्टेड नहीं है, सी उसके साथ जुड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल अनकनेक्टेड है, अनबाईपास्ड है, वो आपने उसके मुताबिक चीज़ों को देखना है। और ये है क्या वोल्ट बैकएंड पे क्या है, ये तो आर ई तो ठीक है, अमीटर कॉमन है और मीटर वाली साइड पे रेजिस्टेंस भी है, साथ ही साथ में देखें कि ये वोल्टेज डिवाइडर की झलक भी दे रहा है। तो आर वन और आर टू को उसी तरह से आप आर वन और आर टू को पैरेलल में सॉल्व करेंगे और उसको बीटा आर ई के साथ कॉम्बिनेशन उसका देखेंगे, वो भी पैरेलल में आ जाएंगी। ठीक है, आर वन आर टू को पैरेलल में सॉल्व करें और फिर उसको बीटा आर ई के साथ पैरेलल में सॉल्व कर लें। इसी तरह आपके पास जी नॉट है, उसको उसने आर सी के साथ किया हुआ। तो देखना बीच में ये होता है कि अगर आपके पास कोई अप्रॉक्सीमेशन हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो आपको सिंपल जो नॉर्मल सिनेरियो में जैसे चीज़ें नज़र आ रही हैं वैसे उनको सॉल्व कर लें। और अगर कोई अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं या कोई अप्रॉक्सीमेशन करनी है या वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सम हाउ थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। और फिर उसने कह दिया कि यही ऊपर वाला सर्किट है और विद सी इन प्लेस, तो उसकी जगह क्या होगा कि मीटर जो है वो डायरेक्टली ग्राउंडेड हो जाएगा, फिर वो पुराना टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो ये फ़र्क था अनबाईपास्ड का और बाईपास्ड वर्ड का। ये देखें, ये इसको देख के मुझे बताएं, ये जो ऊपर सर्किट है ये बाईपास्ड का या अनबाईपास्ड का सर्किट है? सर ये बाईपास का, ठीक है। सो आई होप सो कि इसमें कोई सच इशू इसमें नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें एक और कम्बिनेशन, एक बड़ा फिट सी कम्बिनेशन नज़र आ रहा है, RE1 भी है और RE2 भी है। तो लेट से अगर ये बाईपास नहीं होता, ये अगर अनबाईपास हो सपोज, तो ऐसे समझो जैसे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, तो फिर अमीटर की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जाहिरी तौर पर आपको सॉल्व कर लेंगे ना पहले। नहीं, इसको अगर आप सी उतार दें तो फिर RE1 और RE2 जो है वो सीरीज में, पैरेलल में नहीं है, दो रेजिस्टेंस हैं टोटल, यानी कि आधी बात ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे कैपेसिटर लगा ही नहीं हुआ, ये सी ऐसे समझे जैसे मौजूद ही नहीं है सपोज, तो फिर आपके पास RE1 और RE2 ये दोनों सीरीज के अंदर, ठीक है। ये देखें ना, ये वायर है ही नहीं, ये वायर मौजूद ही नहीं है, तो अमीटर के एरो से नीचे चीज ग्राउंड में एक ही लाइन में एक ही वायर है, ठीक है, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। सो दोनों को आप सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। और अगर मैं ये कहता हूँ कि CE बीच में लगा हुआ है और सर्किट बाईपास्ड है, तो C बीच में लगे होने की वजह से RE2 जो है उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उसकी जगह कैपेसिटर की जो शॉर्ट की वायर है वो रहेगी, RE2 वाला रास्ता एक तरह का बंद हो जाएगा। तो उसके अंदर अगर अमीटर वाली हम टोटल रेजिस्टेंस देखें तो RE1 प्लस जीरो किसका, कैपेसिटर का, शॉर्ट का। अब RE1 प्लस RE2 नहीं रहा, तो अगर तो बाईपास करें तो फिर RE1 रह जाता है,
जो कभी मुझे फील हो रहा है। और अगर बाईपास हम नहीं लगाते ये कैपेसिटर और अनबाईपास्ड है, तो फिर RE1 प्लस RE2 हो जाएगा। आपके क्या व्यूज़ हैं बाकियों के? जी सर सही कह रहे। अच्छा जी, सो ये थी चीज़ें थोड़ी सी ना। अब ये आपके सामने ही है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो चीज़ें लग रही हैं सिंपल, और जब हम कर रहे हैं तो चीज़ें लग रही हैं आसान। यही चीज़ें अब आप तसव्वुर करें, इसको 2-3 हफ्ते के लिए बंद कर दें तो फिर ये ज़ीरो से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते रहें। क्विज़ के लिए भी बाकियों को कह दें जो क्लास में यानी कि नहीं भी आए, उनको बताएं कि आएँ ज़रा हैं, और क्विज़ भी जो है वो उसकी प्रिपरेशन अच्छी करें। ठीक है फिर। जी सर इंशाल्लाह। हाँ जी, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।